नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पे बात करने वाले हैं। द मैकेनिक्स ऑफ वेल्थ, बिल्डर्स वर्सेस एक्सप्लॉइटर्स। यानी दौलत कमाने के दो बिल्कुल अलग अलग छोर। एक तरफ ईमानदारी, सही सिस्टम और छोटे इन्वेस्टमेंट से जीरो से वेल्थ बनती है, और दूसरी तरफ इतिहास के उन सबसे बड़े स्कैम्स को अंजाम दिया जाता है जहां सिस्टम का ही गलत फायदा उठाया गया। चलिए इस पूरी कहानी की तह तक जाते हैं। अब एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल उठता है, हाउ इज वेल्थ एक्चुअली बिल्ट एंड हाउ इज इट स्टोलन? आखिर ये दौलत असल में बनती कैसे है और इसे कैसे चुराया जाता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम सक्सेस की असली फिजिक्स को समझेंगे और साथ ही फाइनेंशियल धोखेबाजी की एनाटॉमी को भी डीकोड करेंगे। आज के इस पूरी केस स्टडी को हम चार मेन हिस्सों में बांटेंगे। 1. एस्केपिंग द एवरेज ट्रैप। 2. लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस एग्जीक्यूशन। 3. द बिग बुल्स डाउनफॉल। और आखिर में 4. एनाटॉमी ऑफ विलफुल डिफॉल्ट। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे पहले विषय पर आते हैं, एस्केपिंग द एवरेज ट्रैप। बचपन से हमें सिखाया जाता है ना कि बस कड़ी मेहनत करो और सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन डेटा और साइंस इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। इसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। जरा सोचिए, 1943 में वर्ल्ड वॉर II के दौरान यूएस मिलिट्री अपने बॉम्बर प्लेन्स को बचाने के लिए उन जगहों पर आर्मर लगा रही थी जहां गोलियों के सबसे ज्यादा निशान थे। सुनने में लॉजिकल लगता है ना? लेकिन एक मैथमेटिशियन ने वहां एक चौंकाने वाली बात कही। उसने कहा कि मिलिट्री बिल्कुल गलत प्लेन्स देख रही है। जो प्लेन्स वापस लौट कर आए वो तो वहां गोली लगने के बावजूद सर्वाइव कर गए। जो क्रैश हो गए उनका डेटा तो है ही नहीं। हम अक्सर यही गलती करते हैं। हम सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, लेकिन उन हजारों इनविजिबल फेलियर्स को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं जिन्होंने उतनी ही मेहनत की थी। तो सिर्फ विनर्स को देखकर बनाया गया ये जो सक्सेस का रोड मैप है ना, ये हमेशा फ्लॉड होता है। अब यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि हम आखिर किस सिस्टम का हिस्सा हैं। एक होता है लीनियर सिस्टम, जहां आपका आउटपुट सीधे आपके टाइम और एफर्ट पर डिपेंड करता है। जैसे 12 घंटे काम किया तो 12 घंटे की सैलरी मिली, सिंपल। लेकिन वेल्थ यहां नहीं बनती। असली वेल्थ बनती है एक्सपोनेंशियल सिस्टम्स में, जहां आउटपुट, इंपैक्ट और टाइमिंग पर डिपेंड करता है। यानी एक ऐसा बिजनेस या स्किल जो टाइम के साथ बहुत तेजी से ग्रो करता है। इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हासिल करने का एक बड़ा ही शानदार तरीका है स्किल स्टैकिंग। बजाय इसके कि हम किसी एक स्किल में टॉप 1% बनने के लिए अपनी पूरी जान लगा दें, जो कि सच में बहुत मुश्किल है, हम 4 अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स में टॉप 25% बन सकते हैं। मान लीजिए किसी को डेटा एनालिटिक्स भी आती है, वो स्टोरी टेलिंग भी कर लेता है और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं। जब इन स्किल्स को कंबाइन किया जाता है ना, तो एक अनफेयर मल्टीप्लायर क्रिएट होता है और देखते ही देखते एक एवरेज प्रोफाइल एक हाई वैल्यू और रेयर प्रोफाइल में बदल जाती है। इसे हम कहते हैं द इवोल्यूशन लूप। देखिए, सिर्फ एक्शन लेना काफी नहीं होता। आपने एक्शन लिया, फिर मार्केट से आपको फीडबैक मिलता है। उस फीडबैक के बेसिस पर आपको अडैप्ट और इम्प्रूव करना होता है, और फिर अपग्रेड का नंबर आता है। जो लोग इस लूप से लगातार गुजरते रहते हैं ना, बस उन्हीं के एफर्ट्स टाइम के साथ कंपाउंड होते हैं और वो इस मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ पाते हैं। चलिए अब थ्योरी से बाहर निकलते हैं और सीधा एक्शन पर आते हैं। लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस एग्जीक्यूशन। एक्सपोनेंशियल सिस्टम्स की बात तो हमने कर ली, लेकिन क्या इन्हें शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिलीव इट और नॉट, सिर्फ 500 रुपए। जी हाँ, इस एवरेज ट्रैप से बचने के लिए किसी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सही सिस्टम और स्मार्ट मेहनत का इस्तेमाल किया जाए तो मिनिमम 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट से भी एक बहुत ही सॉलिड बिजनेस मॉडल स्टार्ट किया जा सकता है। इसका एक बड़ा ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं, मोबाइल बैक कवर बिजनेस। आप मार्केट से प्लेन कवर्स बल्क में एकदम सस्ते रेट पर खरीद सकते हैं, फिर उन पर कस्टम प्रिंटेड स्किन लगाकर उन्हें ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और एडवांस पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इसमें किसी बड़ी मशीन या फैक्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। घर बैठे बैठे ही एक हाई मार्जिन बिजनेस एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और ऐसे एक दो नहीं, कई सारे शानदार लो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं, जैसे क्राफ्ट पेपर बैग बनाना, अगरबत्ती को ट्रांसपेरेंट पाउच में पैक करके बेचना, लोकल मसालों की छोटी पैकेजिंग करना, मोबाइल फोन पर रील्स एडिट करना, या फिर डिस्पोजेबल कप्स को कस्टम डेकोरेट करके कैफेज को बेचना। यहां सबसे जरूरी चीज है मार्केट की जरूरत को समझना और एग्जीक्यूट करना, ना कि शुरुआत में ही लाखों रुपए की फंडिंग के पीछे भागना। लेकिन
अब इस कहानी के दूसरे और थोड़े डार्क पहलू की तरफ चलते हैं, द बिग बुल्स डाउनफॉल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी चीज है, लेकिन तब क्या होता है जब ये ग्रोथ ईमानदारी की मेहनत पर नहीं बल्कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के लूप होल्स को मैनिपुलेट करने पर टिकी हो। आइए इसे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से एनालाइज करते हैं। इस पूरे स्कैम के सेंटर में सिर्फ एक चीज थी, बैंक रिसीट यानी बीआर। मनी मार्केट में ये बीआर एक तरह के प्रॉमिस का काम करता था। अगर एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता था तो एसेट्स देने के बजाय वो एक बीआर इशू कर देता था। अब 1990s की बात है, तब बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड या डिजिटल तो था नहीं, सब कुछ कागजों पर होता था और क्लियरेंस में अच्छा खासा समय लगता था। हर्षद मेहता ने बस इसी लूपहोल का फायदा उठाया। उसने छोटे बैंकों से फेक बीआर बनवाए, बिना किसी असली एसेट के बैंकों से पैसा उठाया और उस फ्री कैश को सीधा स्टॉक मार्केट में पंप कर दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1980 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक आम जॉबर की तरह एंटर करने वाला शख्स 1990 तक आते आते बैंकिंग सिस्टम के इसी गैप का इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट को आर्टिफिशियली पंप करना शुरू कर देता है। मार्केट में एक भयंकर तेजी आ जाती है। लेकिन अप्रैल 1992 में इस पूरे खेल का पर्दाफाश हो जाता है, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स में पूरे 500 करोड़ रुपए का एक मैसिव गैप सामने आता है। और फिर जून 1992 में उसकी गिरफ्तारी के साथ ही वो पूरा आर्टिफिशियली पंप किया हुआ मार्केट ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। 4000 करोड़ रुपए, ये 1992 के उस स्कैम का एस्टिमेटेड साइज था। उस समय के हिसाब से ये नंबर इतना बड़ा था कि इसने पूरे देश के फाइनेंशियल सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी थी। सच कहें तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का सबसे डार्क साइड था। अब आते हैं मॉडर्न कॉर्पोरेट दुनिया के एक और कड़वे सच पर, एनाटॉमी ऑफ विलफुल डिफॉल्ट। विजय माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस के एक ऑब्जेक्टिव केस स्टडी के जरिए हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ी और गहराई से समझेंगे। सबसे पहले यहां दो टर्म्स के बीच का क्लियर डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। एक होता है बिजनेस फेलियर, जिसका मतलब है कि आपने जेन्युइन मेहनत की, कोशिश की, लेकिन फिर भी आपका कैपिटल खत्म हो गया। वहीं दूसरा होता है विलफुल डिफॉल्ट। इसका मतलब है कि आपके पास कर्ज चुकाने की फाइनेंशियल कैपेसिटी तो है, लेकिन आप जानबूझकर उसे नहीं चुकाते। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के एलिगेशंस और अनपेड ड्यूज को देखें तो विजय माल्या के केस को वाइडली इसी विलफुल डिफॉल्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। 300 करोड़ रुपए, ध्यान दीजिए, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। ये वो अनपेड सैलरीज का अमाउंट है जो मिड 2012 से किंगफिशर एयरलाइंस के करीब 3000 एम्प्लॉयज को मिला ही नहीं। हम और आप उन 3000 परिवारों की स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते, जिनकी महीनों की खून पसीने की कमाई अचानक से रोक दी गई। और यहीं पर हमें एक बहुत ही तीखा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ एम्प्लॉयज को 300 करोड़ की सैलरी नहीं मिली और दूसरी तरफ 2015 में एक बेहद लाविश पार्टी रखी गई। गोवा में 60वां जन्मदिन मनाने के लिए एक पार्टी हुई जिस पर लगभग 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए। देखिए, हम यहां कोई जजमेंट पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नंबर्स अपने आप में एक बहुत ही स्टार्क रियलिटी बयां करते हैं। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के कुछ बहुत ही सीरियस एलिगेशन सामने आते हैं। ईडी के मुताबिक बैंकों से जो पैसा किंगफिशर एयरलाइंस चलाने के लिए लिया गया था ना, वो कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया। कैसे? 3547 करोड़ रुपए शेल कंपनीज के जरिए डाइवर्ट किए गए। 3432 करोड़ रुपए ओवर वैल्यूड प्लेन लीज में दिखाए गए, और तो और करीब 50 करोड़ रुपए फॉर्मूला 1 टीम में और लगभग 16 करोड़ रुपए आईपीएल क्रिकेट टीम में चले गए। ये सारे ऑफिशियल एलिगेशंस इस पूरी सिचुएशन की ग्रेविटी को पूरी तरह क्लियर कर देते हैं। तो अंत में हमारे सामने एक बहुत ही पावरफुल सवाल पीछे छूट जाता है। इज वेल्थ बीइंग बिल्ट ऑन अ सॉलिड फाउंडेशन ऑफ ऑनेस्ट एग्जीक्यूशन और अ फ्रेजाइल हाउस ऑफ कार्ड्स? क्या यह दौलत ईमानदारी और सही एग्जीक्यूशन की मजबूत नींव पर खड़ी है, या फिर सिर्फ सिस्टम को मैनिपुलेट करके बनाए गए ताश के पत्तों के महल पर? हमने देखा कि एक तरफ सिर्फ 500 रुपए से एक ऑथेंटिक वेल्थ बिल्ड की जा सकती है और दूसरी तरफ हजारों करोड़ के स्कैम एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं। ये डेटा और ये सारी केस स्टडीज इस बात का पक्का सबूत हैं कि दौलत की असली मैकेनिक्स को समझना हमारे लिए कितना जरूरी है। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सोचने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगली बार।